हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल की वीडियो में। और फाइनली OnePlus Nord 2 जो कि इस साल का वन ऑफ द सबसे कंट्रोवर्शियल फोन में से एक रहा है। इसमें आपको बिना बताए अपडेट्स भी आ रहे हैं, ये फोन ब्लास्ट भी हो रहा है और ये फोन सबसे ज्यादा हाइप भी हुआ था। तो आज की वीडियो में इसका फुल डिटेल रिव्यू लेकर आया हूँ आपके लिए। पूरे 15 दिन तक दबा के इसको यूज करा है। ये मेरा प्राइमरी फोन था और क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, सारी बातें प्रैक्टिकल वे में कि कैसे एक नॉर्मल यूजर के वो कैसे इफेक्ट करेगा वो चीज, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो का फर्स्ट इंप्रेशन और जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो है वो पहले ही आ चुकी है, तो बॉक्स के अंदर क्या मिलता है वो सब आपको पता ही है। लेकिन अभी बात करते हैं इसकी पहली कंट्रोवर्सी के बारे में कि लोग कह रहे थे कि इसके अंदर जो अपडेट आया था वो बिना बताए अपडेट हो गया था। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों को इस बात से दिक्कत नहीं है कि ये अपने आप अपडेट हो गया। लोगों को इस बात से दिक्कत है कि जो टेक्स्ट आ रहा है वो चाइनीज में आ रहा है। इवन जब मेरा दूसरी बार अपडेट आया था तो तब मैंने जब इसे अपडेट करा ना, तब भी वहां पर टेक्स्ट चाइनीज में था। तो यहाँ पर लोग इस बात से डर रहे हैं कि भाई चाइनीज में क्यों लिखा हुआ आ रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा। तो भाई आपको डरने की बात ये होनी चाहिए कि अपडेट अपने आप रिबूट कैसे हो जा रहा है आपका फोन, इससे नहीं कि वो चाइनीज में है या फिर इंग्लिश में है। देखो, बेसिक जो आपका मर्जर होने के बाद जो बेसिक ऑपरेशन करा जा रहा है वो चाइना में ही करा जा रहा है ओप्पो का। अब उसे चाइनीज लैंग्वेज में करा जाए, किसी भी लैंग्वेज में करा जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। कंपनी एक ही कंपनी काम कर रही है ना एक्चुअल में। तो यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी फिशी जरूर थी और फ्यूचर में भी मे बी ऐसी कई बार हो सकता है मैं चाइनीज में लिखा हुआ कुछ दिख जाए अपडेट के दौरान। लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है, कुछ भी हो जाए, जो काम चल रहा है वो तो चाइना में ही चल रहा है ना, तो लैंग्वेज आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। खैर वो सारी बातें छोड़ते हैं और वापस आते हैं फोन पर। तो फोन को खोलते ही सबसे पहले आप किस चीज से इंटरेक्ट करते हो, वो है आपका UI। तो बात करते हैं UI की। यहाँ पर ऑक्सीजन OS जो है वो काफी स्टेबल लगा। बहुत सारे लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम आ रही है कि जो ऑक्सीजन OS है वो कलर OS के साथ मर्ज हो गया है। तो यहाँ पर मतलब उनको अच्छी नहीं लग रही चीजें, लेकिन मुझे पर्सनली काफी चीजें अच्छी लगी हैं जो OnePlus Nord 2 में हुई हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारा पहले वाला Nord था उसमें। यहाँ पर जैसे आप OnePlus 7 देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन OS में जब मैं ऐसे करके जेस्चर करके एक उससे दूसरी जगह जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर काफी ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है, मतलब बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन यहाँ पर देखो ये काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है। सिमिलरली लोग कैमरा ऐप के अंदर भी बात कर रहे थे कि उनको चीजें पसंद नहीं आ रही। मेरे हिसाब से मुझे अब ज्यादा चीजें ऑर्गेनाइज लग रही हैं। पहले आपको ये अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते थे और इतने ही ऑप्शन देखने को मिलते थे। यहाँ पर हमें और भी ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं। ऐसे जो स्क्रोलिंग वाली कैटेगरी है इसको कम कर दिया गया है और जो एक्स्ट्रा फीचर्स जितने भी हैं उसको मोर के अंदर डाल दिया गया है। तो मेरे हिसाब से ये चीज सही है, मतलब एक तरह से इसको और ज्यादा सटल कर दिया गया है, अच्छा मिनिमल कर दिया गया है। तो UI के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मुझे ठीक नहीं लगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसके स्क्रीन पर V दबाते हो तो यहाँ पर टॉर्च एक्टिवेट हो जाता है। तो ये कई बार काम नहीं करती है, जब मुझे अर्जेंट जरूरत होती है तब काम नहीं करती है। तो यहाँ पर छोटी मोटी चीजें हैं, वो तो देखो सबके अंदर रहेंगी। अगर मैं बात करूँ आपको कंसर्न किस चीज से होना चाहिए कि भाई नॉर्ड कंसिस्टेंट नहीं है। यहाँ पर मेरे फोन के अंदर कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं, किसी और के अंदर कुछ अलग प्रॉब्लम्स है। जैसे इनका जो ऐप है ये पूरा का पूरा डिस्प्ले पर छपी गया है, कुछ भी कर लो ये ऐप के आइकन्स जा ही नहीं रहे। कई लोगों के अलग अलग ऐप्स क्रैश हो रहे हैं। मुझे हालांकि ऐप क्रैश का अभी तक कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। हाँ एक बात है, ऑक्सीजन OS के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कई ऐप्स ऐसे हैं, 2-3 तो मेन ऐप भी हैं जहां पर आप 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका MX प्लेयर है, इवन आपका जो YouTube है, जब आप यहाँ पर YouTube पर स्क्रॉल करोगे तो ये 60 FPS पर आ जाता है। आपका जो Amazon प्राइम है, जब आप उस पर स्क्रॉलिंग वगैरह करते हो, उस ऐप के अंदर जाते हो तो डिस्प्ले अपने आप 60 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाती है। लेकिन मोस्टली जो आपके दूसरे ऐप्स हैं, चाहे Paytm हो गया, चाहे Flipkart हो गया, चाहे Amazon हो गया, चाहे आपके दूसरे Netflix वगैरह हो गए, वो सब के सब आपको पूरा 90 हर्ट्ज का सपोर्ट देते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बैंकिंग एप्स हैं जहां पर आपको इतना ज्यादा स्क्रॉलिंग से फर्क ना पड़े, वहां पर 60 हर्ट्ज में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन मोस्टली एप्स में वो 90 पे ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं UI को रेट करूं तो मेरे हिसाब से ये आएगा 8 आउट ऑफ 10। इसके बाद अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं तो वो काफी ज्यादा एक मिनिमल सा डिजाइन है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे दूंगा 9 आउट ऑफ 10। इन हैंड फील की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे पर्सनली छोटे फोन ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए इस चीज को मैं 9 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूँ। ये जो कर्व्स हैं, जितने भी कर्व्स हैं ऊपर नीचे जितने भी, ये काफी अच्छा फील करवाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है ये, अगर ये प्लास्टिक की जगह आपका मेटल का होता ना तो मैं इजीली इसको 9 आउट ऑफ 10 दे सकता था। लेकिन अभी क्योंकि ये प्लास्टिक है तो इस वजह से 8 आउट ऑफ 10 फॉर द इन हैंड फील। इसके बाद बात करते हैं इसके डिस्प्ले की।
तो पर्सनली वन प्लस के जितने भी फोन्स होते हैं उसके मोस्टली जो डिस्प्लेज होती हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा सैचुरेटेड होती हैं। तो ये चीज बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन पर्सनली अगर मैं बताऊं ना तो मुझे इस फोन की डिस्प्ले बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। यहाँ पर अगर मैं वन प्लस नॉट ओरिजिनल वाले की बात करूं उसकी डिस्प्ले भी इससे थोड़ी सी ठीक है। इसकी डिस्प्ले रेडिश की तरफ थोड़ी ज्यादा टेंट है। जैसे यहाँ पर ये पोको F3 GT है, ये हमारे पास वन प्लस नॉट ओरिजिनल वाला है, और ये है वन प्लस नॉट 2। तो यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि इस एरिया में आपको रेडिश टिंट मिल रहा है, जहाँ पे ब्लैक ब्लैक है ना वहाँ पे ये रेडिश टिंट आपको शो कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर जो ये देखो ये फ्लेयर जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा दिख रहे हैं इन कंपैरिजन टू इन दोनों के। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली पसंद नहीं है और शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये चीज कहीं ना कहीं खटकेगी। इसी के साथ अगर मैं इसके डिस्प्ले की एक फीचर की बात करूं जो कि 1200 AI के साथ वन प्लस ने ऐड करने की कोशिश करी है, वो है इसका AI इनहेंसमेंट। ये क्या है, कलर्स को बूस्ट करता है और आपके रेजोल्यूशन को भी बूस्ट करता है, बहुत ही ज्यादा सैचुरेशन बढ़ा देता है, तो बहुत ही अननेचुरल हो जाता है। तो ये जो AI इनहेंसमेंट है और जो AI रेजोल्यूशन वाला फीचर है, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से किसी के लिए भी काम का नहीं है। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, या फिर जिनको इतना भी ज्यादा कोई आइडिया नहीं है, जो लगातार हाई क्वालिटी में कंटेंट नहीं देखते हैं, उन लोग को AI रेजोल्यूशन वाले से शायद इतना ज्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन ये जो कलर सैचुरेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल कर देता है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज और दिक्कत लगी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अपडेट के बाद ना इसके अंदर जो फ्लिकरिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और मैं अगर अपनी बताऊं तो मैंने इस फोन को क्योंकि प्राइमरी यूज करा, तो मैं इसके अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा देख रहा था। मुझे यूट्यूब देखने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा वीडियोस में देखता हूं। मैंने मूवीज देखी, मनी हाइस्ट के मैंने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं, क्योंकि 3 तारीख को इसका पार्ट 5 आने वाला है। उससे कुछ दिन पहले मैं 3rd और 4th को शुरू करूंगा। तो यहाँ पर जब मैं इन सारा कंटेंट बहुत देर तक देख रहा था ना, तो मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो गया। मैंने आपको इस वीडियो में बता ही रखा है कि कैसे OLED डिस्प्ले हमारे सर में दर्द पैदा कर सकता है, कैसे हमारी आंखों पे स्ट्रेन पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर मे भी कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो पैनल इस्तेमाल करा गया है वो इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी का ना हो, इसी वजह से जो रेडिश टिंट हमें देखने को मिल रहा है वो भी यहाँ पे है, और जो है फ्लिकरिंग इसके अंदर मुझे पर्सनली काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ये कई लोगों के लिए एक कंसर्न की बात हो सकती है जो अभी अपने फोन के डिस्प्ले से परेशान है। आप उस पर बहुत ज्यादा अगर कंटिन्यूअस 3-4 घंटे 5 घंटे का कोई वेब सीरीज वगैरह देख लेते हो और आपके सिर में दर्द होने लगता है, तो यहाँ पर इससे वो चीज कम नहीं होने वाली, सेम ही रहेगी या मे भी बढ़ भी सकती है। तो अगर मैं ओवरऑल इसके डिस्प्ले की बात करूं तो इसके जो रेडिश टिंट है उसकी वजह से और इसमें जो आपको फ्लिकरिंग देखने को मिलती है उसकी वजह से मैं इसको देना चाहूंगा 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि डिस्प्ले बुरी नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इसके मार्क्स जरूर कटेंगे। अगर मैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल यूज की बात करूं तो यहाँ पर मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है काफी ठीक देखने को मिला है। अगर मैं BGMI की ही बात करूं तो स्मूथ पर आप एक्सट्रीम गेम प्ले कर सकते हो अगर आप धूप के अंदर हो, अगर आप बाहर हो, कहीं गार्डन वगैरह में हो, या फिर कहीं दोस्तों के साथ घूमने गए हो, गाड़ी के अंदर AC वगैरह नहीं चल रहा है, धूप पड़ रही है, उस टाइम पर अगर आप खेलोगे तो आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। अगर आप घर के अंदर हो, एक नॉर्मल टेम्परेचर है, तब स्मूथ में एक्सट्रीम में आपको बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस बहुत सही रहेगी। ओवरऑल जो इसका हीट है वो भी अभी तक जितना भी मैंने यूज करा है, मतलब मैंने पता क्या करा, मैंने थर्मल टेस्ट करा पहले, जो थ्रॉटलिंग टेस्ट होती है, क्यों, वो नंबर के लिए नहीं, सिर्फ फोन को हीट करने के लिए, ताकि वो हीट हो जाए। 15 मिनट तक हीट करने के बाद मैं तुरंत स्विच करा मैंने गेम के ऊपर, ताकि जब हीटेड प्रोसेसर है उसको जब और काम करने को लिए दिया जाए तो वो कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम स्मूथ के अंदर बहुत सही चल रहा था, लेकिन हाँ HDR में अगर आप गेम प्ले करना चाहोगे तो आपको ऑब्वियसली इतना कुछ खास अच्छा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, बहुत सारे लोग अगर ये बोल रहे हैं कि इसको मैं परफॉर्मेंस मोड में यूज करूँ, तो वहां पर भी मुझे कोई फर्क देखने को नहीं मिला। नॉर्मल और परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं है, मुझे तो नहीं दिखा खासकर। अब गेमिंग के बाद अगर आप इसको कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज करना चाहते हैं, अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, रेंडरिंग करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर ठीक हो जाएगी। इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसी में रिकॉर्ड करी गई 1080p की एक फुटेज थी, उसको रेंडर करा था, 5 मिनट के करीब की फुटेज थी, तो वो हो गई थी करीब 8-10 मिनट के आसपास रेंडर हो गई थी। तो ये एक ठीक है, मतलब मुझे लगा था कि थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होना चाहिए था परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी ठीक है, इतना कोई बुरा नहीं है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस काफी ठीक है, और मैं इसको देना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10 इन द परफॉर्मेंस कैटेगरी। इसके बाद जब आप इस फोन को सेटअप कर रहे होगे ना, तब आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा प्यारी लगेगी वो है इसके हैप्टिक्स। इस प्राइस रेंज के अंदर काफी बेहतरीन हैप्टिक्स हैं। ऑब्वियसली आईफोन वगैरह का मैंने यूज कर रखा है तो उसका तो मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसके बाद अगर मैं किसी को प्रेफर करूंगा ना, तो वो इसके हैप्टिक्स होंगे। बहुत ही सॉलिड, बहुत ही फर्म, मतलब
ये वाला भी है और एक फर्मनेस भी है उसके अंदर, तो दोनों का कॉम्बिनेशन काफी बेहतरीन फील होता है। तो हैप्टिक्स के मामले में 9 आउट ऑफ 10। इसके बाद अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसमें आपको डुअल 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है, 2 सिम्स आप लगा सकते हो, दोनों के अंदर आपको 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है और बहुत सारे जगहों पर ये मेरे आईफोन से भी बेहतर परफॉर्म करता है। अगर मेरे आईफोन में 3 डंडियां होंगी ना तो इसके अंदर 4 डंडी होती है। और अगर मैं डेटा स्पीड्स की बात करूं तो वहां पर ये बिल्कुल नेक टू नेक परफॉर्म करता है आईफोन की तरह ही। भले ही उसके अंदर एक ज्यादा अच्छी मॉडम हो, उसके बावजूद भी एंड्रॉइड फोन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर मैं इसके माइक्स की बात करूं तो ये काफी ज्यादा अच्छे हैं, काफी सही आवाज सामने वाले को पहुंचती है। अगर मैं यहाँ पर स्पीकर्स की बात करूं तो वो मुझे कहीं ना कहीं कॉल के मामले में काफी कम लगी। स्पीकर्स की अभी आगे बात होगी, लेकिन कॉलिंग के अगर मामले में मैं बात करूं ना तो मैं ट्रैफिक में था, मैंने स्पीकर पे बात करने की कोशिश करी, मुझे सामने से आवाज नहीं आ रही थी, तो ये मुझे एक डाउन साइड लगा। ओवरऑल स्पीकर इसके जो गाने वगैरह सुनने के लिए है वो काफी ज्यादा लाउड है, लेकिन स्पीकर पे फोन पे बात करोगे तब ये बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो वो इसमें 9 आउट ऑफ 10 है। स्पीकर्स की या फिर कॉल क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो उसे मैं 8 देना चाहूंगा, सिर्फ इस वजह से कि आप जब वही स्पीकर पे बात करते हो तो आपको आवाज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती। इसके बाद अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो फाइनली प्राइम के अंदर आप फुल HD वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो, लेकिन अभी भी नेटफ्लिक्स के अंदर आप HDR में कंटेंट को स्ट्रीम नहीं कर पाओगे। उस हिसाब से 7.5 आउट ऑफ 10। इससे पहले बहुत ही ज्यादा कम नंबर दे रखा था क्योंकि फुल HD सपोर्ट नहीं कर रहा था प्राइम में। और हाँ, इतना कम नंबर का एक और रीजन है कि आप इसके अंदर अगर 4K वीडियो देखते हो, बहुत सारे फोन ऐसे हैं जिसमें आप स्पीड बढ़ाओगे तब वो अटकने लगता है। इसमें नॉर्मली में भी अटकने लगता है ज्यादातर केसेस में। मैं कोई भी 4K 60 FPS की वीडियो चलाऊंगा वो अटकने लग जाएगी अपने आप, और जब मैं इसकी स्पीड को बढ़ाऊंगा तो ये और ज्यादा अटकने लग जाता है। ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, इस प्राइस रेंज में बहुत सारे फोन्स ऐसे हैं जिसमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम इसके अब कैमरे की बात करें तो वो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगा। OnePlus अपने कैमरे के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा जाता था। यहाँ पर एक चीज अगर मैं कहूँ, जो शटल लैग हुआ करता था वो पहले से इम्प्रूव हो गया। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गया, पहले से इम्प्रूव हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर फोटो खींची, हटा लिया। और इंटरफेस की तो मैंने बात कर ही दी है UI वाले डिपार्टमेंट में कि मुझे पर्सनली इंटरफेस काफी सही लगा है। यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा रेजोल्यूशन का भी फीचर देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप 108 मेगापिक्सल की फोटोज ले सकते हो। अब ये चीज करी जाती है डिजिटली। यहाँ पर जो आपका 1200 AI, ये जो AI नाम दिया हुआ है ना, ये काम में आता है। कैसे? यहाँ पर आपका मान लो ये 50 मेगापिक्सल से जो फोटो ली है वो ले ली गई। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, जो 2 पिक्सल्स हैं उनके बीच में एक और पिक्सल ऐड कर दिया जाता है। उन दोनों की इंफॉर्मेशन लेकर, रेड कलर है और एक थोड़ा सा कम रेड कलर है, उसके बीच में एक और पिक्सल ऐड कर देता है और उनकी शेडिंग को कंप्लीट कर देता है। ये करके आपके 108 मेगापिक्सल का जो फोटो है वो बनाया जाता है। ये थी थ्योरी। प्रैक्टिकल में ये चीज कैसी है, मुझे कोई भी फर्क देखने को नहीं मिला मेन कैमरा से। और मैं अल्ट्रा रेजोल्यूशन में जब फोटो ले रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों फोटोज, एक 50 नॉर्मल वाली है, एक है आपकी अल्ट्रा रेजोल्यूशन वाली। मैंने इसको जूम भी कर दिया तब भी मुझे इतना ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। अब हाँ, अगर आपको YouTube में अपलोड करने के बाद, कंप्रेशन के बाद कुछ फर्क देखने को मिल रहा है तो बात अलग है। मैं अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो मुझे कोई भी फर्क देखने को नहीं मिल रहा। एक बात और, जब आप इससे कोई भी फोटो लोगे ना तो वो आपको बहुत ज्यादा सैचुरेटेड दिखेगी। जब आप AI को ऑन कर दोगे तो भी तो और ही ज्यादा हो जाएगी, लेकिन वैसे भी आपको फोटो सैचुरेटेड दिखेगी क्योंकि इसका डिस्प्ले सैचुरेटेड है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जब आप उसको इंस्टा वगैरह पे कहीं पे अपलोड करोगे और दूसरा बंदा उसे अपने फोन में देखेगा ना, तो वहां पर और जो आपके फोन में दिख रहा है उसमें अंतर होगा थोड़ा सा। यहाँ पर अगर मैं इसके नाइट मोड की बात करूँ तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, बहुत ज्यादा, लिटरली। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फोटो एक ही जगह पर ली गई है, एक नाइट मोड ऑफ करके, एक उसे ऑन करके। यहाँ पर कंप्लेन मुझे केवल एक है कि वो लोग, उन्होंने कोई भी हमें टाइम को कंट्रोल करने का फीचर नहीं दिया है। ये जैसे मेरा ये आईफोन है, इसके अंदर अगर मैं नाइट मोड को यूज करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसे मैक्सिमम 10 सेकंड 15 सेकंड, जितनी लाइट कम होगी उतना ये टाइम बढ़ता जाएगा, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन OnePlus के सीन में ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल अगर फोटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो मैं इसे देना चाहूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि OnePlus की हिस्ट्री के हिसाब से बहुत अच्छी फोटोज लेता है। इसके बाद अगर मैं वीडियोस की बात करूँ तो आपको बोके इफेक्ट एक देखने को मिलता है जो कि बहुत ही कमाल की डिटेक्शन करता है। मतलब यहाँ पर आप इस फुटेज को देख सकते हो, यहाँ पर स्टेबिलिटी देख सकते हो, OIS कितने अच्छे से काम कर रहा है, और साथ ही साथ इसी OIS की वजह से यहाँ पर जो AI अपना काम कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम कर रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं इंडोर की बात करूँ या आउटडोर की बात करूँ, वीडियोस काफी सही ले रहा है। अगर मैं स्किन टोन वगैरह की बात करूं या फिर दूसरे HDR वगैरह की बात करूं तो उसको भी काफी अच्छे से मेंटेन कर रहा है। तो ओवरऑल सब कुछ सही है।
एक चीज जो मुझे दिक्कत लगी, इंडोर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आपको एक ड्रास्टिक कलर चेंज देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, जब मैं इसे इस जगह पर कर रहा हूँ तब स्क्रीन पूरी की पूरी ब्लू हो जा रही है, वीडियो जो आ रही है वो पूरी की पूरी ब्लूइश हो जा रही है। मैं जब इसको हटा रहा हूँ तब ये नॉर्मल हो जा रहा है, जब मैं दोबारा रख रहा हूँ दोबारा से ऐसे ही हो रहा है। तो ये चीज आपके ओवरऑल जो कंसिस्टेंसी है उसको खराब कर रही है। बहुत सारी जगहों पर, बाहर आउटडोर में मैं एक जगह गया था, वहां पर उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, तो वहां पर भी मैंने ये चीज देखी थी। मतलब पूरी जो वीडियो थी उसमें ग्रीन टिंट बहुत ज्यादा आ जा रहा था अचानक से, जैसे ही वो सीन सामने आ रहा था, जब वो हट जा रहा था तब वापस से वीडियो नॉर्मल हो जा रही थी। इस दिक्कत की वजह से बोके इसका बहुत सही है, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है। मे बी इस चीज को सॉफ्टवेयर के थ्रू ठीक करा जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से इसको मैं देना चाहता हूँ 7.5 आउट ऑफ 10। नहीं यार 8 दे दो, क्योंकि बोके क्वालिटी काफी अच्छी है। तो 8 आउट ऑफ 10 वीडियोग्राफी में। अगर ये दिक्कत नहीं आती ना तो ये आसानी से 9 आउट ऑफ 10 जा सकता था। इसके बाद अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूं तो वो भी मोर देन ओके है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। अगर इसके अंदर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होता तब यही बैटरी लाइफ मुझे मिलती, तब मैं कहता कि हाँ अच्छी बैटरी लाइफ है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन ओएस है वो कई सॉफ्टवेयर के अंदर 60 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाता है, इसके बाद भी जो बैटरी है मुझे वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव देखने को नहीं मिली। हाँ, माना कि मैंने जितने भी हैप्टिक्स के वो हैं सबको ऑन कर रखा है। मैं नंबर डायल करता हूँ वहां पे मुझे हैप्टिक्स देखने को मिलता है, मैं कुछ टाइप करता हूँ वहां पे मुझे देखने को मिलता है, तो उससे बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। लेकिन इन जनरल अगर मैं कहूँ तो थोड़ी सी मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन फिर भी अगर आप इन चीज को बंद करके रखोगे एक दिन तो आप इजिली निकाल सकते हो बहुत ही आराम से, अगर आप गेमिंग नहीं करोगे तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 1 घंटे 44 मिनट की एक मूवी थी, उसको सबसे पहले मैंने स्पीकर पे चलाया, तो यहाँ पर जो मेरी बैटरी थी वो 87% से 65% पे आ गई। वही चीज अगर मैंने ईयरफोन के साथ करी तो मेरी बैटरी 75 से 70% तक ही आई। यहाँ पर जब मैंने ब्लूटूथ से करा तो वो 60 से 52% तक आई, 8% के आसपास गया। इसके बाद मैंने इसके अंदर गेम खेला, वो भी जो आपकी ब्राइटनेस थी वो मीडियम के आसपास थी, आवाज जो आपकी थी वो भी मीडियम के आसपास थी। तो करीब 1 घंटा गेमिंग करने के बाद मेरी जो बैटरी है वो 100% से आपकी आ गई 73% के आसपास थी शायद। तो मेरे हिसाब से बैटरी को मैं यहाँ पर 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। अब क्योंकि स्पीकर की बात हो ही रही है तो बात करते हैं इसके ऑडियो की। इसके जो स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं, हालांकि इसके अंदर डुअल स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर है और वो बहुत ज्यादा लाउड है। इस प्राइस रेंज में जितने भी फोन है उसमें सबसे ज्यादा लाउड है। लेकिन लाउडनेस सब कुछ नहीं होती। इसी लाउडनेस की वजह से एक जो इसकी दिक्कत आती है, जो इसके एक्सपीरियंस को खराब करती है, वो है वाइब्रेशन। जब आप इसमें बहुत तेज गाना चलाओगे ना, बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ, फुल वॉल्यूम के साथ, तो पूरा का पूरा ये जो बैक है बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है। ये चीज पसंद नहीं आती है, इसकी प्रीमियमनेस को खत्म कर देती है। साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाउड है, इस वजह से इसके अंदर जो रिचनेस है वो खत्म हो जाती है। तो मेरे हिसाब से स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं इसे देना चाहूंगा 7 आउट ऑफ 10। इसके बाद अगर मैं ईयरफोन्स की बात करूं कि इस जैक से जो हमें आउटपुट देखने को मिलता है वो मतलब आपका जो सेपरेशन है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर किसी किसी को ये चीज पसंद आ सकती है, किसी को नहीं आ सकती, वो जो सेपरेशन वाली बात है, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं आएगी। और मेरे हिसाब से इसके जो आउटपुट है ईयरफोन्स का वो मैं देना चाहूँगा 5 आउट ऑफ 10। ब्लूटूथ से हाँ, ब्लूटूथ से काफ़ी अच्छा आउटपुट देखने को मिलता है वहाँ पर, तो वो तो खैर इतना ब्लूटूथ तो ब्लूटूथ डिपेंड करता है आप कौन सा यूज कर रहे हो, उसमें तो ऐसा कोई भी नंबर देने वाली बात है नहीं। इसके बाद अगर मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो वो काफी ज्यादा फास्ट है, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। हाँ, अगर आपका हाथ बहुत ज्यादा गीला है उस केस में ये ऑब्वियसली काम नहीं करेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी गीला है, थोड़ा बहुत अगर आप बाहर से आए हैं, आपके हाथों में थोड़ा बहुत पसीना है, तो उस टाइम पे ये बहुत सही काम करता है और हर बार खुल जाता है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट को मैं आसानी से 8.5 आउट ऑफ 10 दे दूंगा। इसके बाद इसकी कुछ छोटी मोटी बातें, जैसे इसमें आपको कोई भी आईपी रेटिंग नहीं दी जाती। हालांकि जो सिम के अंदर आपको रिंग दी गई है वो कहीं ना कहीं मॉइस्चर प्रूफ है, थोड़ा बहुत वेदर सीलिंग का काम करेगी, लेकिन ऑफिशियली कोई भी आपको रेटिंग नहीं दी जाती। तो इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से रेटिंग आपको मिलनी चाहिए थी। इसके साथ इसका जो केस आता है वहां पर ये जो चीज है, ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ये जो चीज है ना, बार बार निकालो बंद करो, निकालो बंद करो, यार कितनी ही धूल आने से बचा लोगे, इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता अगर ये चीज नहीं रहे तो भी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस फोन की तो यहाँ पर आपको 30,000 की रेंज में वो वैल्यू नहीं मिलती जो मिल सकती थी, या फिर OnePlus जिस चीज को देने के लिए जाना जाता था। OnePlus Nord में हमें थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिलते हैं, थोड़े बहुत यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। ये एक परफेक्ट जो हम ये कह सकते थे ना कि OnePlus Nord CE और जो Oppo OnePlus का मर्जर हुआ उसके बाद ये फोन OnePlus Nord की उसको रिवाइव कर सकता है। हाँ, 90% 80%
कर सकता है उस चीज को रिवाइव, उसकी जो वो है उसको उठा सकता है, लेकिन 100% नहीं। यहाँ पर आपकी डिस्प्ले और थोड़ी बहुत इधर उधर जो वीडियोग्राफी में थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसी है, उस चीज को अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स कर दिया जाए तो ये बहुत ही सही डील बन जाएगी। अगर मैं बात करूँ इसके बाकी ओवरऑल चीजों की तो वो डेफिनेटली काफी ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से ये फोन किसके लिए है? अगर आप ऑक्सीजन ओएस लेना चाहते हो, और मेरे हिसाब से वो बेटर ही होगा। मुझे पर्सनली जो ओप्पो का मर्जर हुआ है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि ऑक्सीजन ओएस को ऑक्सीजन ओएस ही रहने दो, उसको चेंज वेंज मत करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जितने भी चेंजेस हुए हैं मुझे काफी सही लगे हैं और एक पॉजिटिव चेंज ही लगा है, तो मैं तो इसको सपोर्ट करूंगा फुल्ली। तो जिसको एक स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, जिसको एक ठीक सा एक बढ़िया कंफर्टेबल फोन चाहिए, कैमरा ऑब्वियसली इस प्राइस रेंज में काफी अच्छा है, जिसको एक अच्छा कैमरा चाहिए, बहुत ज्यादा गेमिंग जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए OnePlus Nord 2 एक सही डिवाइस हो सकता है और आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। और जो आपके रूमर्स आ रहे हैं ना, जो ब्लास्ट हो रहा है या जो भी हो रहा है, उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। अब वही है ना यार, देखो जितनी भी बातें चल रही है अभी मार्केट के अंदर, एक तो इस फोन का हाइप इतना ज्यादा था, उसके बाद ये जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद उनके जो ट्वीट्स थे वो डिलीट हो गए, इवन ट्वीट्स के साथ पूरा का पूरा अकाउंट डिलीट हो गया। ये इसकी तरफ भी बहुत ज़्यादा वो डालता है कि भैया कंपनी जो है इसका फायदा उठा के पूरा वही अकाउंट ही डिलीट करवा दे रही है। लेकिन फिर ये भी है कि यार अगर बंदा सही है तो वो केवल ट्वीट को डिलीट करेगा ना, पूरे अकाउंट को क्यों डिलीट करेगा? तो क्योंकि मैंने ढूंढने की कोशिश करी और मुझे बहुत ज्यादा कुछ ठोस एविडेंस नहीं मिले, तो इसके बारे में बात करके, हवा में बात करके कोई भी फायदा नहीं है। बाकी फोन के बारे में क्या मेरे विचार थे, सब कुछ मैंने बता दिया। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये फोन कैसा लगा, नीचे कॉमेंट करके बताना। बाकी अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।